नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटेक कुमुद में। आज अपन डिस्कस करेंगे एमपी हेल्थ गवर्नमेंट में जो वैकेंसी है वो घटते क्यों जा रही है, आखिर इसका ग्राफ जो है वो नीचे क्यों जा रहा है। स्पेशली मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे आपको। तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है कि दिन ब दिन इनकी वैकेंसी जो है कम होती जा रही है, जबकि पैरामेडिकल जो कोर्सेस होते हैं वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कोर्स करके निकलेंगे और उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं होंगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसके पीछे अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट समझें तो 3-4 प्रकार के हमें जो है बिंदु समझ में आते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है ये है मर्जर। मर्जर से मतलब है डीएचएस और डीएमई का मर्ज हो जाना आपस में। अब आप बोलोगे सर कि डीएचएस और डीएमई मर्ज होने से इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पॉपुलेशन उतनी ही है, हॉस्पिटल्स उतने ही हैं, मेडिकल कॉलेजेस और बढ़ भी रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, तो ये हो क्यों रहा है ऐसा। तो मैं बता देता हूँ मर्जर से क्या है। अगर कोई एक नया इंस्टीट्यूट खुलता है, सपोज अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, तो मेडिकल कॉलेज में लगभग अगर लैब टेक्नीशियन का उदाहरण समझें हम, तो लैब टेक्नीशियन की 50 वैकेंसी होना चाहिए विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, फोरेंसिक मेडिसिन हो, पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और हॉस्पिटल के जितने भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं वो हो, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 50 होना चाहिए। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी का सृजन होता है तो कम से कम 30 वैकेंसी तो होना चाहिए। अब 50 और 30 ठीक है बराबर 80, तो वैकेंसी कितनी निकलनी चाहिए 80, लेकिन निकली कितनी 50। ठीक है, तो ये 30 वैकेंसी का तो आपका लॉस यहाँ हो गया। तो सरकार की तरफ से ये 30 वैकेंसी उन्होंने क्या कर दी, हटा दी। जब मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उन्होंने अटैच कर दिया, मर्ज कर दिया, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बचा रहे हैं तो जितनी भी रिक्रूटमेंट में उसमें भी पैसा बचाएंगे। क्योंकि सारी जो क्लिनिकल साइट है वो संचालित कहाँ होनी है, जिला अस्पताल में। तो जिला अस्पताल के ही जो एम्प्लॉय होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, नर्सिंग स्टाफ होंगे, वही काम करेंगे। तो एक रीजन तो आपका ये हो गया। दूसरा, अब आप बोलोगे कि सर मेडिकल कॉलेजेस बहुत आ रहे हैं, इसके बावजूद भी वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। 2024 के कैलेंडर में वैकेंसी आनी चाहिए थी बट आई क्यों नहीं। सिवनी मेडिकल कॉलेज आ रहा है, नीमच आ रहा है, मंदसौर आ रहा है, सतना आ चुका है, बाकी भी और आ रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार की मंशा साफ है कि हमें हेल्थ सर्विसेज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना है। अब पीपीपी मोड से अगर वो निकालेंगे वैकेंसी तो वो होंगी पूरी तरह से आउटसोर्स। ठीक है, आउटसोर्स होगी। चलो इतना भी अगर अपन समझ लें कि एक मेडिकल कॉलेज में अगर आउटसोर्स वैकेंसी 200 हैं, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ के, फिर भी ठीक है, लेकिन उस आउटसोर्स में भी आउटसोर्स घुसेड़ दिया है। वो आउटसोर्स में आउटसोर्स कैसे किया है, सपोज कोई अगर लैब है, पैथोलॉजी लैब है, मैं पैथोलॉजी लैब की बात कर रहा हूँ, पैथोलॉजी लैब को सीधे इन्होंने क्या किया है, ठेके पे दे दिया है, निजीकरण पे दे दिया है। मान लो HCL आ गई है, HLL आ गई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइंस हाउस आ गई है। तो अब ये जो किसी एक एजेंसी से इंटायर पूरे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर एक डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय रहते थे, अब वो भी एम्प्लॉय नहीं है इसके लिए। HCL बोलती है कि हम अपने एम्प्लॉय खुद ही रखेंगे, HLL बोलती है कि हम अपने एम्प्लॉय खुद ही रखेंगे, 12-13 हज़ार में 8-10 घंटे नौकरी कराएंगे, साइंस हाउस बोलती है कि हम अपने एम्प्लॉय खुद ही रखेंगे। तो सरकार की एक ये भी टेंशन हो गई। हाँ, इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, फ़ायदा मरीजों को हुआ है। मरीजों को क्वालिटी रिपोर्ट मिल जा रही है, टाइम से रिपोर्ट मिल जा रही है, ये फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को। लेकिन अगर किसी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को या नर्सिंग स्टाफ को अगर कोई फ़ायदा है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसको लॉस ही है। नंबर ऑफ वैकेंसी पूरी तरह से घट गई हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, आउटसोर्सिंग का बता दिया और मर्जर का बता दिया। अब दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं सबसे बड़ा कि आखिर वित्तीय स्थिति सरकार की है क्या। तो वित्तीय स्थिति के तो लाले पड़े हुए हैं, ये समझ लो आप। क्यों लाले पड़े हुए हैं कि सेकंड बिंदु में हम समझते हैं लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना इनकी गले की फांस बन गई है। लाडली बहना योजना को ना तो ये बंद कर सकते हैं
और अगर चालू रखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए इन्हें, तो पैसा कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ वैकेंसी कम कर दो, जो नए पद सृजित होना है वो मत करो, तो कोई तरीका ढूंढ लो। तो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है, चलो भाई आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं लैब का, ब्लड बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, धीरे धीरे और भी जितनी मशीनरी है उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करने से उन्हें क्या होगा कि एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वो जो बजट आएगा वो जाके लाडली बहना का आएगा। यही एक रीज़न है कि आपको 50% DA नहीं लग पा रहा है, जैसे तैसे सैलरी मिल रही है। तो 50% जो DA लगना चाहिए, अगर DA 50% लगाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि HRA को रिवाइड करना पड़ेगा, और जब HRA को रिवाइड करेंगे तो साथ ही साथ 50% DA होने के बावजूद आपका 50% का DA की जितनी राशि है और आपका जितना वेतनमान है उसको मर्जर करके पुनः DA लगाना पड़ेगा। तो ये दूसरा रीज़न आपको ये बता देता हूँ। तीसरा रीज़न जो है इनका वो है संविदा कर्मी। ये क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह से संविदा कर्मी वाला कल्चर ला रहे हैं। संविदा कर्मी, अब संविदा कर्मी में भी देखो कैसे बांट सकते हैं ये लोग। संविदा कर्मी में उनने हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी DHS वाले हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, उनने कहा एक काम करो NHM को दे दो। NHM में कितनी सैलरी? 12-15 हज़ार दे दो, ठीक है। इन्होंने CSC PSC इधर उधर जोड़ दिया। अब इनका एक बचा नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करो, ब्लड बैंक में ICTC में एक टेक्नीशियन रख दो, बाकी के जो है आउटसोर्स वाले काम करेंगे। तो NHM हो गया। अच्छा, NHM की भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे। जब से ये साइंस हाउस है, HACL है, HLL है, ये सारी लेबोरेटरी ने टेक ओवर किया है मेडिकल कॉलेजेस को और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, CHC को, PHC को, तब से नंबर ऑफ वैकेंसी आना बंद हो गई। अभी जो इसके पहले जो भर्ती हुई है ग्रुप 5 पैरामेडिकल की, वो आपके बैकलॉग पद बहुत सारे थे, और बैकलॉग पद खाली होने की वजह से, चाहे वो EWS की बात करें चाहे किसकी करें, वो भर गए हैं। तो अब नंबर ऑफ वैकेंसी बिल्कुल घट के आपकी आधी की आधी रह जानी है, ठीक है। तो NHM हो गया। RNTCP को तो चलो हाँ NHM में मर्ज कर दिया है, वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी आ भी गई आधी, तो आधी की आधी तो आपके संविदा कर्मी ले जाएंगे, बस ये समझ लो आप। आधी की आधी तो आपके संविदा कर्मी ले जाएंगे। मान लो 100 पोस्ट आई तो 50 तो उनको ही चाहिए, 50 पहले से आपकी आधी हो गई है तो 25 बची। तो ये ऐसा बहुत ही बड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मामले में अनियमितताएं हैं कि जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा सृजित होनी चाहिए थी, नए नए पद सृजित होना चाहिए थे, वो पद तो सृजित हो नहीं रहे हैं। अभी 46,000 कुछ उन्होंने पद सृजित किए हैं, और उसमें पूरे आउटसोर्स वाले भी हैं, उसमें संविदा एम्प्लॉय भी हैं, उसमें रेगुलर पोस्ट भी हैं। वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, कितनी आएंगी, कहाँ नहीं जा सकता। अभी इन्होंने 10 मेडिकल कॉलेज और अनाउंस किए हैं, उसमें पन्ना है, सिंगरौली है, और बहुत सारे 10 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ जहाँ भी है, पूरी तरह से PPP मोड पे, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे कर दिए हैं। अब ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे डॉक्टर्स की, फैकल्टी की जो भर्ती करेंगे वो तो उन्हें रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फैकल्टी तो जाने वाला नहीं है बिना रेगुलर वैकेंसी के। तो उनको संचालित कराना है, MBBS की सीट बढ़ाना है तो उन्हें करना पड़ेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, चाहे नॉन जो है टीचिंग की पोस्ट हो, मतलब क्लरिकल पोस्ट हो, पैरामेडिकल पोस्ट हो या नर्सिंग की पोस्ट हो, उनका क्या होगा? तो मुझे बहुत कुछ उम्मीद है कि उनका पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन होगा, पूरी तरह से प्राइवेट रखेंगे वो, कि चलो भाई हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दे दिया, हमने आपको दे दिया कि आप अपनी मशीनरी खरीद लाओ, आप अपने रीजेंट लाओ, आप अपना पूरा जितनी भी है हॉस्पिटल में मशीनें लगा लो, उसमें से आप ये है कि 60% जो है और 40% का रेशियो रख लो। 60% आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, आप अपने एम्प्लॉय भी रखो और आप संचालित करो। 40% जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, और जितना भी मार्जिन होगा वो सरकार के खाते में जाएगा 40%, और 60% जाएगा वो जो PP मोड से जो उसका ओनर होगा वो लेगा। कुल मिला के ये है जैसे वंदे भारत चल रही है, समझ रहे आप। तो कुल मिला के नंबर ऑफ पोस्ट भाई साहब बहुत ही कम है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हाल ही के दिनों में RRB की पोस्ट आई हैं। RRB की पोस्ट में अगर आप देखा जाए तो हम अगर भोपाल जोन के लिए देखें तो लैब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट ही नहीं है। 27 पोस्ट। बंदा कहाँ कॉम्पिटिशन करेगा, कैसे क्या करेगा, ये बताइए आप। ठीक है, अगर बात करें उसकी तो 4 2 6 पोस्ट हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 की। तो दिखाने के लिए पूरे भारत देश में RRB पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अगर एक किसी प्रदेश की बात कर लेते हैं हम, तो चलो मध्य प्रदेश में अगर वैकेंसी है, चलो असिस्टेंट ग्रेड की कितनी हुई 6। अब आप कैटेगरी में जाओ,
अनरिजर्व में जाओ, EWS में जाओ, ST में जाओ, SC में जाओ, OBC में जाओ, फीमेल कोटा लगाओ, कौन सा कोटा लगाओगे भाई आप? तो भाई साहब सरकारी नौकरियां पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, आएंगी तो फिर उंगलियों पे गिनने वाली आएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी रिसर्च लेबोरेटरी में आप अपना अच्छे से प्रैक्टिकल अनुभव करें, साथ ही साथ अच्छी से थ्योरी पढ़ें कि जो हाथों पे गिनने वाली पोस्ट हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। चलिए, तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो जो है 50% DA होने के बाद हमको और आपको कितना फ़ायदा है और सरकार आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। 8th पे स्केल का इनका बिल्कुल भी मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा है। ये यही करेंगे कि 50% DA में जितनी राशि हो रही है और आपका जितना वेतनमान है उसको मर्जर करके और जीरो कर देंगे DA। बोले ठीक है, हमने बढ़ा तो दिया आपका सीधा सीधा, बोले 28,700 थी, अब आपकी हो गई 45,000। अब 45,000 में आप क्या दे रहे हैं? 3% DA दे रहे हैं। तो 3% DA में कितना मिल जाएगा आपका? 1600-1700 रुपये मिल जाएगा। क्या फ़ायदा होगा उससे? HRA वैसे ही आपका 6 पे स्केल से चल रहा है। ठीक है, तो उसका मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।